क्या आप लोग जानते हैं कि इस बार नागालैंड के एक एरिया के अंदर जो उनका ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर 0% वोटिंग हुई है। यानी जब से जो नागालैंड है उसे स्टेटहुड मिला है 1963, तब से लेके आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एरिया के अंदर वहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ऑलमोस्ट कोई भी जो है वोट कास्ट करने नहीं गया है। और इसका रीज़न है ENPO। ये एक एपेक्स बॉडी है ऑफ द 7 नागा ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चेनमोह रिजोल्यूशन जो है पास किया था, जिसका मतलब है एब्सटेंशन ऑफ वोटिंग। यानी ये एडवोकेट कर रहे थे कि कोई भी वोटर जो है इन जनरल इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करे, वहाँ पर जाके वोट कास्ट नहीं करे। और इसका रीज़न है क्योंकि जो ENPO है वो काफ़ी समय से डिमांड कर रही थी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की जो है डिमांड कर रही थी विद मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उन्हें ये नहीं दे पा रही थी। दो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो इन्हें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक वो उन्हें नहीं मिला था। और इसी वजह से ये जो ENPO है उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं वो वोट डालने ना जाएं। दो ENPO का कहना है कि उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया है, ये सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन हाँ, वो गुस्सा हैं, वो नाराज़ हैं गवर्नमेंट से कि अभी तक उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई है। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर जो नागालैंड है उसकी ये सेपरेट ये ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों है, क्यों वो ऑटोनॉमी चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट जो है नागालैंड का ढंग से ध्यान नहीं रख रही, उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रख रही है, और कैसे नागालैंड के इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 0% वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से अब जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने नोटिस भेजा है ENPO को। तो इस पूरे इशू के बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो अब इस जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नागालैंड क्या है, कैसे फॉर्म हुआ और ये जो डिमांड है वो कहाँ से अराइज़ हुई। तो जो नागालैंड है ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और इसीलिए ये अपने बॉर्डर शेयर करता है बाय द इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ, Assam to the west, Manipur to the south, and the Naga Self-Administered Zone of Sagaing Region of Myanmar to the east. अब ये जो नागालैंड है इट कंसिस्ट ऑफ 16 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, जिनके अंदर 17 मेजर ट्राइब्स रहती हैं अलॉन्ग विद अदर सब ट्राइब्स। तो ये जो भी ट्राइब्स हैं, हर ट्राइब जो है एक दूसरे से अलग है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, कस्टम, लैंग्वेज एंड ड्रेस। तो ये तो बात हो गई नागालैंड की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी, कि कैसे जो है वो किन किन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें नागालैंड की कि कैसे जो है उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, तो जब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर आए थे तब उन्होंने 19th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर जो ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट है, उस पर भी जो है कैप्चर करने की कोशिश की। और 19th सेंचुरी के दौरान वो नागालैंड तक भी पहुँच गए। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तो नागालैंड को भी छोड़ा, और फाइनली नागास को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947, जस्ट 1 डे बिफोर इंडिया। यानी इंडिया से एक दिन पहले नागास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब जो इंडिया था उसने नागालैंड को देखा एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, जिसकी वजह से 1952 के अंदर इंडिया ने वहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन किया। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत जो है उन्होंने वहाँ पर जो है मिलिट्री को स्पेशल पावर्स दी। तो इस एक्ट को इनेक्ट किया गया 1958 के अंदर, और इस तरीके से जो नागालैंड है वो इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की वजह से जो है वहाँ पर काफ़ी सारे इंसर्जेंसी मूवमेंट देखने को मिले, जहाँ पर लोग सीख कर रहे थे नागा इंडिपेंडेंस, और वहाँ पर शांति बने रहे, सब लोग पीसफुली रहे। इस वजह से काफ़ी सारे अकॉर्ड्स जो हैं, काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए कि ठीक है नागास को कुछ ऑटोनॉमी रहे कि वो अपने हिसाब से रह सकें, और जो नागालैंड है वो इंडिया का पार्ट बना रहे। लेकिन ये जो लिमिटेड ऑटोनॉमी है इससे नागास खुश नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल एक 16 पॉइंट अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था इन 1960, जो कि ऑफ़र कर रहा था नागालैंड को स्टेटहुड विद सम ऑटोनॉमी, मगर इससे भी जो नागा ग्रुप है वो खुश नहीं थे। इसके अलावा एक शिलोंग अकॉर्ड भी साइन हुआ था इन 1975, जिससे क्या हो रहा था, नागा नेशनल काउंसिल का जो एक सेक्शन है उसने अग्री किया था कि वो इंडिया को ज्वाइन करेगा।
लेकिन इससे सिर्फ एक सेक्शन ही खुश था, बाकी जो ग्रुप थे दे कंटिन्यूड द इंसर्जेंसी, वो इससे खुश नहीं थे, इस लिमिटेड ऑटोनॉमी से वो खुश नहीं थे। और इसी वजह से जो नागालैंड है वहाँ पर सालों से काफ़ी सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। सबसे पहले तो जो AFSPA कंट्रोवर्सी है वो अभी भी है, अभी भी वो एक मेन इशू है जिसे कुछ नागाज देखते हैं एज अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, क्योंकि अननेसेसरी जो मिलिट्री है उसे इतनी पावर दे दी गई थी और इससे जो नागाज थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो ENPO है वो शुरू से डिमांड कर रही है अ सेपरेट स्टेट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि उनका मानना था कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो एरिया है, उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितना डेवलपमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसके अलावा जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, जिसे इसक मोइवा भी कहते हैं, उनकी अपनी डिमांड है फॉर अ सेपरेट नागा कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग, जिससे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो नागालैंड का जो पूरा एरिया है वो काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी नीड्स है, जिन्हें सिर्फ वहीं का इंसान समझ सकता है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी वजह से वो भले प्रॉमिसेस करके आते हैं कि हाँ वो ध्यान देंगे, उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे, लेकिन वो कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं जिसे शायद वहीं का कोई इंसान जो है रिजॉल्व कर सकता है। और इसीलिए जो इस बार की वोटिंग है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि इतने सालों से वो डिमांड रेस कर रहे हैं, जिस पे जैसे तैसे करके हर बार जाके कोई बोलाता है कि ठीक है हाँ हम करेंगे, हम इसे ध्यान में करेंगे, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए उसका जो रिज़ल्ट है वो इस बार की वोटिंग में देखने को पड़ा कि कुछ एरियाज़ के अंदर 0% वोटिंग हुई है। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एपेक्स ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ईस्टर्न नागालैंड, वो डिमांड कर रही है एक सेपरेट स्टेट को। और इसी वजह से उन्होंने बहुत समय पहले से वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम इस बार का ये जो जनरल इलेक्शन हो रहा है इसे पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे। बट आई वॉज वंडरिंग कि ये जो ENPO है, ये जो नागालैंड का ईस्टर्न एरिया है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों उनकी डिमांड को जो है इतना ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये जो ENPO है ये रिप्रेजेंट करता है 7 नागा ट्राइब्स को इन द 6 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वोटिंग नहीं हुई है, दीज डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंट फॉर 20 ऑफ द 60 असेंबली सीट्स। और ये जो डिमांड रेस की गई है फॉर अ न्यू स्टेट, ये इसीलिए की गई है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और इसी वजह से जो है ENPO ने ये डिमांड्स रेस की गई हैं, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए जिसकी वजह से उनके एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट हो, वो इंश्योर कर सकें इस डेवलपमेंट को। अब जो ENPO है उनका कहना है कि जो नागाज़ हैं उनके भी 2 ग्रुप्स हैं, एक है बैकवर्ड नागा और दूसरा है एडवांस नागा। तो ये जो पूरा मूवमेंट है ऑफ दिस सेपरेट स्टेट मूवमेंट, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अपलिफ्टमेंट हो सके, वेलफेयर हो सके उन नागाज़ का जो कि ईस्टर्न नागालैंड में रहते हैं। अब अगर हम उस एरिया की बात करें, ट्यूनसांग एरिया की बात करें, उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो ये जो पूरा रीजन था इट वाज इंक्लूडेड अंडर दी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जिसे ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था एज अ ट्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन। लेकिन बाद में ये मर्ज हो गया था विद द नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इन 1957। और इसके बाद ये जो पूरा एरिया था इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ असम एंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इससे क्या हुआ था, ये जो पूरा एरिया था ये पार्ट बन गया था ऑफ द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ नागालैंड इन 1963। लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल बाद जो है ये जो रीजन है इसे रिप्रेजेंट किया गया था इन दी नागालैंड असेंबली, और इसका अपना जो है एक रीजन काउंसिल था जिसे कौन हेड करता था, इट वाज हेडेड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर। और फाइनली 1973 के अंदर ये जो रीजन था इसे असेंबली के अंदर शामिल किया गया।
और अब ये जो पूरा एरिया है ये इलेक्टोरली इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसी वजह से ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी बार बार जो है सेंटर से मिनिस्टर्स जाके वहाँ के लोगों को बोलते हैं, शांत करवाते हैं कि हाँ आपकी डिमांड्स पूरी की जाएंगी। लेकिन क्योंकि इतने सालों से अभी तक ये डिमांड पूरी नहीं की गई है, इसीलिए इस बार के इलेक्शन में जो है बॉयकॉट किया गया है। अब इस बॉयकॉट की वजह से क्या हुआ है? बॉयकॉट की वजह से जो वहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उन्होंने एक नोटिस इशू किया है टू द ENPO फॉर डिसरप्टिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये जो शो कॉज नोटिस है उसके अंदर इलेक्शन ऑफिसर का कहना है कि जो ENPO है, ये जो पूरा ग्रुप है, इन्होंने अटेम्प्ट किया है टू यूज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस by interfering with the free exercise of those residing in the eastern Nagaland areas to vote in the general election। यानी जो ऑफिसर है उसने अपने नोटिस में कहा है कि ENPO ने लोगों पर दबाव डाला है, इस ग्रुप ने लोगों पर दबाव डाला है कि वो जाके वोट ना करें और इस पूरे इलेक्शन को बॉयकॉट करें। तो ये जो पूरा नोटिस है ये इसलिए भेजा गया है क्योंकि उनके ऊपर जो है सेक्शन 171C ऑफ IPC जो है वो लगाया जा सकता है। अब ये जो सेक्शन 171C है ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है इंटरफेयर करता है या इंटरफेयर करने की कोशिश करता है विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट, तो वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। यानी कोई भी पर्सन जो है अगर किसी को वोट डालने नहीं जाने दे रहा या किसी भी तरीके के जो उनका राइट है, इलेक्टोरल राइट है, उसे एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा है, तो वो एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 171C ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो जो ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर है, उनका कहना है कि ENPO के ऊपर जो है ये सेक्शन 171C जो है वो लगाया जाएगा। अब जब ENPO के पास ये जो नोटिस है वो पहुंचा तो उनका कहना था कि हमने किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं रोका है। ऑलरेडी ये जो एरिया है वो पब्लिक इमरजेंसी के अंडर था और ये जो पब्लिक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन था ये इसीलिए दिया गया था ताकि जो डिस्टर्बेंस की पॉसिबिलिटी है इन दी ईस्टर्न नागालैंड उसे कम किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि ये जो एरिया है वो ENPO के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो कोई भी अगर रिस्क है विच इज़ लिंक्ड विद दी गैदरिंग्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो उसे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है ये नोटिफिकेशन दिया गया था कि लोग बाहर ना जाएं, पब्लिक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया था। और ये जो शटडाउन हुआ है, यानी जो लोग जो है वोट कास्ट करने नहीं गए हैं, ये उनका अपना वॉलंटरी इनिशिएटिव है। किसी ने भी उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, कोअर्जन नहीं किया है, किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। तो इसी वजह से उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो सेक्शन 171C के अंदर आएगा। ये लोगों ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से किया है। और जब इस पूरे इशू के बारे में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें उनकी जो डिमांड्स है उसे फुलफिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई ऑटोनॉमस बॉडी होती है, कोई स्टेटहुड जो है वो दिया जाता है, इस तरीके से सब कुछ होता है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होता है जिसे जो है हम फॉलो करना चाहते हैं। और इस पूरे इशू से जो है स्टेट का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ऑटोनॉमी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा और वो रेडी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए। सो लेट्स सी कि अब ENPO की जो डिमांड है वो पूरी होती है या नहीं होती है और वो कब होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इश्यूज़ रिलेटेड टू नागालैंड की जो ENPO है उनकी डिमांड्स क्या है और वो कितने टाइम से डिमांड्स रेस कर रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके एरिया में जो डेवलपमेंट है वो कम है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। So this was all about the issues dealt by the people of Nagaland. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.